नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अफा एजुकेशन में स्वागत है। हमारी आज की वीडियो का विषय है मौर्य साम्राज्य। इसमें हम आपको बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार भारत में एक साम्राज्य निर्माता के रूप में अपने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब हम इसके बारे में आपको साहित्यिक स्रोतों के बारे में बताते हैं। साहित्यिक स्रोतों से पहले बताते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन 322 ईस्वी से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया है। साहित्यिक स्रोत में हमें ब्राह्मण ग्रंथ और पुराण से ये सिद्ध होता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य को शुद्ध बताते हैं। मुद्रा राक्षस लेखक के जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस, इसके लेखक विशाखा दत्त हैं। इन्होंने चंद्रगुप्त को निम्न कुल का बताया है। अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य हैं, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यह बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का जो व्यक्तित्व, नेतृत्व, कला और शैली जो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया है, उससे यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम राष्ट्रीय शासक थे जिन्होंने भारत को एकीकृत किया और भारत को एकता के सूत्र में बांधा। इसका वर्णन हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है। इंडिका यह शैलियों का नित्यदर्श का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन दरबार में भारत में आया और इसने भारत में रहकर ही सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक राजनीतिक की जानकारी मौर्य साम्राज्य से लेकर अपनी पुस्तक इंडिका में वर्णन किया है मौर्य साम्राज्य का। दीपवंश, बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश और महावंश, दिव्यावादन ये हमें चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी का वर्णन देते हैं। जैन ग्रंथों में कल्पसूत्र और प्रस्टिश पर्व से भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोत, इसमें आपको अशोक के अभिलेख, भवन, स्तूप से भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की कला, सांस्कृतिक भवन की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है जूनागढ़ का शिलालेख, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में जूनागढ़ भी उसके शासन में सम्मिलित था और जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन भारत में था उस समय जूनागढ़ में चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त वैश्य नाम का एक उपराजा नियुक्त किया जो सौराष्ट्र प्रांत का प्रांतक था और साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का भी निर्माण कराया है। यह जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। अब विदेशी विवरण, इसमें जस्टिन स्ट्रैबो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंड्रोकोटस से की है तथा एलियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस से की है चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान। फिलहाल उसने सैंड्रोकोटस बताया है चंद्रगुप्त मौर्य को। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के स्थापना करने वाले विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 बीसी में हुआ था। चंद्रगुप्त के पिता मौर्य नगर के प्रमुख थे। जब चंद्रगुप्त अपनी माता के गर्भ में थे तभी चंद्रगुप्त मौर्य के पिता की किसी सीमांत युद्ध में मृत्यु हो गई और चंद्रगुप्त की माता अपने भाइयों के साथ पाटलिपुत्र में सुरक्षित पहुंचा दी गई। यहीं पर पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। जन्म के साथ ही चंद्रगुप्त को एक गौपालक को सौंप दिया गया, जहां गौपालक ने अपनी गौशाला में चंद्रगुप्त को अपने पुत्र के समान उसका लालन पालन किया। जब बड़ा हुआ चंद्रगुप्त तो उसे एक शिकारी के हाथों बेच दिया गया। जो शिकारी चंद्रगुप्त मौर्य को अपने गांव ले गया और अपने पशुओं की सुरक्षा का दायित्व चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। जब चंद्रगुप्त थोड़ा और बड़ा हुआ तो चंद्रगुप्त एक दिन अपने समवयस्क बालकों के साथ एक राजकीमल खेल खेल रहा था जिसमें चंद्रगुप्त राजा बना हुआ था और चंद्रगुप्त अपने साथियों के झगड़े के लिए न्याय कर रहा था। जब
उधर से चाणक्य गुजर रहे थे तो चाणक्य की दृष्टि चंद्रगुप्त मौर्य पर पड़ी। चाणक्य ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से चंद्रगुप्त मौर्य के भावी गुणों को पहचाना और चाणक्य ने चंद्रगुप्त को उस शिकारी को 1000 का सफल देकर खरीद लिया और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला ले गया, जहां चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य शिक्षा दी। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्रमुख आचार्य था और विद्या का केंद्र भी था। जब चंद्रगुप्त चाणक्य से राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य शिक्षा ले रहा था, उसी समय भारत की पश्चिमी सीमा पर सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का वर्णन मिलता है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त और सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के बीच में जो युद्ध, प्लूटार्क के अनुसार सिकंदर की मृत्यु के बाद जब भारत उसकी दासता से मुक्त हुआ तो भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक राष्ट्रीय एकीकृत साम्राज्य की स्थापना की। गुरु चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों का विनाश किया और 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधान पुरोहित और प्रधानमंत्री बनाया था। थोड़ा सा हम नंदों के बारे में बताते हैं। जब चंद्रगुप्त अपने साम्राज्य का निर्माण की योजना बना रहा था, उस समय मगध पर नंदों का साम्राज्य था। नंदों की प्रजा नंद से मुक्त होना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मगध पर जो नंदों का साम्राज्य था, नंदों ने अपनी प्रजा के ऊपर भारी भरकम कर लगा रखे थे, जिससे वहाँ की जनता नंद से अप्रसन्न थी। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता और साम्राज्य निर्माण में उसकी प्रजा ने भी चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की और चंद्रगुप्त मौर्य और नंद के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य को पार कर मार डाला। वर्ण निर्धारण के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताते हैं। यदि चंद्रगुप्त क्षत्रिय न होता तो चाणक्य कभी भी चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी साम्राज्यवादी या राजवंशी के लिए उसे कभी कूटनीतिक और राजनीतिक शिक्षा नहीं देता। इससे हमें यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त क्षत्रिय था। अगर क्षत्रिय नहीं होता तो चाणक्य उसे कभी अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अंग नहीं बनाता। ब्राह्मण साहित्य ये चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताते हैं। बौद्ध और जैन ये क्षत्रिय बताते हैं। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों के उन्मूलन के लिए एक भारी भरकम सेना बनाई, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने चोर और डाकू और निम्न श्रेणी के जो व्यक्ति थे उन्हें अपनी सेना में भर्ती किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की विशाल सेना के साथ संपूर्ण भारत को रौंद डाला और एक छत्र शासन किया भारत पर। यही जस्टिन ने यही कथन कहा है जो प्लूटार्क ने बताया है। मैसूर अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की अंतिम सीमा जो कर्नाटक के उत्तरी मैसूर में है, वहां से शिकारपुर तालुके से नारखंड अभिलेख मिला है, जिससे यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की अंतिम सीमा कर्नाटक थी। ईसा पूर्व 305 ईस्वी में काबुल मार्ग से सेल्यूकस निक्टेरस भारत में आया और सेल्यूकस निक्टेरस ने भारत के
पंजाब और सिंध पर शासन करता था। इसलिए हमें यह सिद्ध करता है कि 305 में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक युद्ध हुआ। यह बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इस युद्ध में पराजित किया और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से एक संधि कर ली, जिसमें यह कहा जाता है कि अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और साथ ही एरिएना, अराकोशिया, जेंड्रेसिया और पेरिपेसेमिदाई नामक जो प्रांत थे वो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी पुत्री के साथ वैवाहिक संबंध करने पर चंद्रगुप्त मौर्य को भेंट दे दिया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की सीमा ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर उत्तरी कर्नाटक थी। प्लूटार्क, जस्टिन और तमिल ग्रंथों में यह पता चलता है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य ने विंध्य की पहाड़ियों को पार करके मैसूर को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, इससे हमें यह ज्ञात होता है कि वह भारत का प्रथम मौर्य सम्राट था जिसने भारत को संपूर्ण एकीकृत करके राजनीतिक सूत्र में बांधा और उसने अपने साम्राज्य में कश्मीर से लेकर कर्नाटक और ईरान से लेकर बंगाल तक एकीकृत शासन किया और अपने जनता के लिए कल्याणकारी कार्यों का भी वर्णन मिलता है। जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया और भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण करके श्रवणबेलगोला में अपने जीवन के अंतिम दिनों में वृद्धावस्था में तपस्या और कठोर तप के द्वारा उन्होंने 298 में मोक्ष प्राप्त किया, जहाँ पर चंद्रगिरी में एक चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से एक मंदिर भी स्पष्ट है, जहाँ पर उन्होंने तपस्या और योग साधना के द्वारा, उपवास के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया। संलेखना का क्या अर्थ है? इसका मतलब यह है कि उपवास के दौरान हम अपने शरीर को यातना देकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। ये जैन दर्शनों के अनुसार बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हो गई और मोक्ष प्राप्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में अपने गुरु भद्रबाहु की शिष्यता में मोक्ष प्राप्त किया। कुछ जानकारी हमारी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पिछली रह गई थी, इसलिए हम आपको बताते हैं कि 2000 ईसा पूर्व 2000 वर्ष पूर्व जिस वैज्ञानिक सीमा को चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त किया था, उसे प्राप्त करने के लिए अंग्रेज और मुगल सम्राट उस सीमा रेखा को कभी प्राप्त ना कर सके, जिसे हम वैज्ञानिक रूप में हम हिंदुकुश पर्वत कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब यूनानियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, उस समय हमें उस वैज्ञानिक सीमा को दहेज के रूप में सेल्यूकस ने अपने 4 प्रांत जो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में दिए थे, वह सीमा हिंदुकुश पर्वत तक मिलती है। अब हम आपको बिंदुसार के बारे में कुछ बताते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर बैठा और चंद्रगुप्त द्वारा जो सीमा राज्य विस्तार हमें बिंदुसार के शासनकाल में देखने को मिलती है, उसे बिंदुसार ने अपनी उसी महानता के रूप में स्वीकार किया जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बिंदुसार को दी थी। बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की चंद्रगुप्त की माता का नाम दुर्धरा था। यूनानी लेखकों के अनुसार बिंदुसार को अमित्रोकेटिस के नाम से जानते हैं और संस्कृत में अमित्रोघात के नाम से जानते हैं। जैन ग्रंथों में इन्हें बिंदुसार को सिंहासन कहा गया है और वायु पुराण में मद्रसार के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है।
यूनानी लेखकों के अनुसार बिंदुसार ने अपने पश्चिमी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे, जिसमें वहाँ से दो राजदूत डायनोसियस और डायमेगस नाम के दो राजदूत बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य में आए थे। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया नरेश एंटियोकस ने डायमेगस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा और वह राजदूत के रूप में पद प्राप्त किया और कई वर्षों तक बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य में रहा। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत मौर्य साम्राज्य में भेजा और वह कई वर्षों तक बिंदुसार के शासनकाल में रहा। सीरिया के शासक से बिंदुसार ने अपने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। बिंदुसार ने सीरिया के शासक से 3 वस्तुएं मंगाई थी, जिसमें एक थी मीठी मदिरा, दूसरी थी सूखे अंजीर और तीसरी थी दार्शनिक। तो सीरिया के शासक ने इन दोनों चीज़ों की मांगों को स्वीकार कर लिया, लेकिन दार्शनिकों का आयात निर्यात नहीं होता था। इस वजह से इन दो वस्तुओं को, मीठी मदिरा और सूखे अंजीर, ये बिंदुसार के शासनकाल में भिजवा दिए सीरिया शासक ने। दिव्यवादन के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में 2 विद्रोह हुए थे, एक तक्षशिला में और एक उज्जैन में। इन विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। उस समय अशोक अवंती का राज्यपाल था और बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा, जहां तक्षशिला में अशोक ने अपनी दया और उदारता से उन विद्रोह को दबा दिया। साथ ही अवंती में भी जो विद्रोह हुए थे उन्हें भी दया और उदारता नीति से दबा दिया गया। दिव्यवादन के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में आजीवक नामक एक ज्योतिषी निवास करता था। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात मगध का शासक अशोक बना। अशोक बिंदुसार का सुयोग्य पुत्र था, इसलिए अशोक बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात राजा बना और अशोक और उसके भाइयों के बीच में उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध हुआ था, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक अपने भाइयों से 4 वर्ष तक संघर्ष किया और 4 वर्ष के संघर्ष के पश्चात अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध का राजा बना। अशोक का नाम मास्की और गुजरात अभिलेख में अशोक नाम मिलता है। ये अभिलेख हमें दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य से प्राप्त होते हैं। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। उस समय कलिंग पर राजा खरबल शासन कर रहा था और कलिंग को प्रशासनिक दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया था, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी भाग में जो थी राजधानी वो थी तोसली और दक्षिण भाग की राजधानी जौहगढ़ थी। इसका उल्लेख हमें हाथी गुफा अभिलेख से भी प्राप्त होता है। अशोक का नाम पुराणों में अशोकावर्धन भी मिलता है। अशोक ने देवानाम प्रिय और देवानाम प्रिय दर्शी जैसी उपाधियों का हमें ईरानी शैली से प्राप्त होता है कि अशोक ने देवानाम प्रिय जैसी उपाधियां भी अपनाई थी। राजतरंगिणी जो कल्लड़ की पुस्तक है में अशोक को बताया गया है कि ये शिव का उपासक था। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले शिव का उपासक था और सभी यात्राओं को भ्रमण करता था। अशोक ने कश्मीर में ही श्रीनगर नगर बसाया था। अशोक के दरबार में मिस्र के राजा ने फिलाडेल्फियस ने डायनोसियस नाम का राजदूत भेजा, जो अशोक के साम्राज्य में रहा और अशोक के साम्राज्य के बारे में जाना और जानकारियां ली। अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। अशोक को बौद्ध धर्म में शिक्षा प्राप्त करने का श्रेय
उपगुप्त को जाता है। इन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति लगाव था। अशोक सभी धर्मों के प्रति आदर और श्रद्धा के भाव से देखता था, सभी धर्मों को। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक के अभिलेख जो हमें अभी तक प्राप्त हुए हैं वो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, आर्माइक अभिलेख हैं। इससे हमें ये प्राप्त होता है कि अशोक के शासनकाल में लिपि का विकास हो चुका था और अशोक के जो शिलालेख हैं वो खरोष्टी और अशोक के जो अभिलेख हैं वो ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के 2 अभिलेख आर्माइक और ग्रीक ये हमें अफगानिस्तान से प्राप्त होते हैं। और खरोष्टी लिपि उत्तरी पश्चिमी सीमांत पाकिस्तान। आर्माइक और ग्रीक लिपि के जो अभिलेख हैं वो हमें अफगानिस्तान से प्राप्त होते हैं और खरोष्टी अभिलेख हैं वो हमें उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत पाकिस्तान से प्राप्त होते हैं। ये अभिलेख इससे प्राप्त होता है कि अशोक का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर कर्नाटक था। जो राज्य चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र प्रपुत्रों को सौंपे गए थे उस साम्राज्य को अशोक ने अपने राजाओं द्वारा दिया गया साम्राज्य को विस्तृत रखा और उसके साम्राज्य की जो सीमाएं थी उन्हें सुरक्षित रखा। अशोक ने अपनी पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा और साथ ही अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए अन्य देशों में अपने राजदूत भेजे, जिससे ये हो सके कि भारत से जो बौद्ध धर्म है वो दूसरे देशों में फैल सके। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण किया। इन गुफाओं में आता है कर्ण, चौपाल, संसार जैसी पहाड़ियों का निर्माण आजीविकों के रहने के लिए अशोक ने कराया था। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 में टी पैंथेलर ने की थी। इससे ये होता है कि जो हमें पश्चिमी लोगों के द्वारा ये याद होता था कि वहाँ पे कोई भी पुरातात्विकों का लेखा जोखा नहीं होता है, तो अशोक ने अपने इन अभिलेखों को, शिलालेखों को पत्थरों पर खुदवाया और उनको जगह जगहों पर स्थान करवाया और इन स्थानों की खोज 1750 में टी पैंथेलर ने की। अशोक के अभिलेखों को 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। इससे ये याद होता है कि भारत में जो अभिलेख, जो शिलालेखों पर जो उनकी लिपियों का लेखन हुआ था उसे 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक ने अपने साम्राज्य को 5 भागों में बांटा गया था। उत्तरी पथ, पश्चिमी पथ, मध्य पथ, पूर्वी पथ और दक्षिण उत्तरापथ। इन पांच प्रांतों, अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों सीमाओं में बांटा था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या 185 में उनके सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी। और मौर्यों का जो साम्राज्य था वो 137 वर्षों तक मौर्य वंश के शासकों ने शासन किया और मौर्य वंश के जो उत्तरवर्ती जो शासक हुए वो इतने शक्तिशाली ना हुए जो मौर्य साम्राज्य में हुआ करते थे। आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
थैंक यू।